Hello, dear students. I'm Shalaka Deshpande. I have done my master's in embedded systems, and I'm interested in teaching field. And I have taught various subjects like digital image processing, digital signal processing, and embedded systems, electronic devices and circuit. Now I'm going to start entrepreneurship. So this lecture is about entrepreneurship. Okay. So without wasting much time, let's get started with this lecture. And there are a lot of definitions related with this term. So we are going to see the basics of entrepreneurship one by one. Now our first point is nature and development of entrepreneurship. Okay. So what is the meaning of the word entrepreneurship? The word entrepreneur is a French and means between taker or go between. देखिए जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब है बीच में का. ओके, दो किनारों के बीच में का, गो बिटवीन. इन अर्लीस्ट पीरियड मैनी पीपल साइंड कॉन्ट्रैक्ट विथ मनी पर्सन टू सेल देयर गुड्स. ओके, अभी पुराने जमाने में सभी जगहों पे, मतलब ऐसा नहीं है पर्टिकुलर प्लेस पे ही वैसा होता था, सभी जगहों पे जो डीलिंग करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो खुद के वस्तुएं बेचना चाहते, जो खुद के गुड्स बेचना चाहते हैं, वो क्या करते थे, मनी पर्सन के साथ कांटेक्ट करते थे. ओके, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे. दिस स्कीम प्रोवाइडेड लोन टू मर्चेंट एडवेंचरर. उसकी वजह से क्या होता था, उनको लोन मिलता था और लोन मिलने की वो जो पैसे उनको मिलते थे उससे वो अपने प्रोडक्ट्स और अलग अलग डिजाइन के प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन बींग्स को काम आते हैं, डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे और बेचते थे. ठीक है. व्हेन मर्चेंट एडवेंचरर successfully sold the goods, profits were divided with capitalist taking 75% while merchant adventurer settled for 25%. अभी जब जो बेचने वाला है, जब भी वो सक्सेसफुल होता था, मतलब उसको प्रॉफिट होता था, तो जो प्रॉफिट का 75% जो हिस्सा है वो कैपिटलिस्ट को जाता था और जो 25% जो बचा है वो मर्चेंट एडवेंचरर को जाता था, यानी जो बिजनेस कर रहा है, जो गुड्स को बेच रहा है. ठीक है. ओके, आई होप ये बात क्लियर है. ये मतलब हम जर्नी देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का कैसे डेवलपमेंट हुआ. अभी हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस का नेचर कैसा था, और हम आज के जमाने में बिजनेस का नेचर कैसा है वो भी देखने वाले हैं. Okay, so slowly we are going to see everything. Now, Middle Ages entrepreneur. Term entrepreneur was used to describe both actor and person who manage large production projects. Okay, जो अभी जो entrepreneurship है उसमें दो लोग होते हैं. ओके, मतलब एक को हम एक्टर बोलते हैं और दूसरा होता है जो प्रोजेक्ट्स को मैनेजमेंट करता है, प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करता है. ठीक है. इंडिविजुअल डिड नॉट टेक रिस्क बट मैनेज द प्रोजेक्ट्स यूजिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. जिस देश में एंटरप्रेन्योर रहता है उस देश का जो गवर्नमेंट है, सरकार है उस देश की, तो वो जो गवर्नमेंट है वो एंटरप्रेन्योर को कैपिटल देता था, पैसे दिए जाते थे. ओके, और उसके और वो जो भी कैपिटल दिया था उसमें उस कैपिटल की मदद से प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने पड़ते थे. किसे? एंटरप्रेन्योर को. ठीक है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर को. तो प्रोजेक्ट मैनेजर का वर्क क्या था कि वो जो भी प्रोजेक्ट्स अलॉट किए हैं वो जो प्रोजेक्ट है उसको मैनेज करे, उसको एग्जीक्यूट करे, उसको पूरा करे. ठीक है. और ये काम करने के लिए सरकार उसको पैसा भी देती थी. एंटरप्रेन्योर इन मिडिल एजेस वाज अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ग्रेट आर्किटेक्चरल वर्क सच एज कासल, पब्लिक बिल्डिंग. और जो मिडिल एजेस थे, मतलब बहुत पुराना जमाना भी नहीं और बहुत आधुनिक जमाना भी नहीं, जो मिडिल एजेस थे, तभी
आर्किटेक्चरल वर्क यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बांधना, बड़े बड़े कासल्स बांधना, ये सब जो काम थे, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के जो काम थे, ओके, वो ज्यादा चलते थे। ठीक है। अब 17th सेंचुरी में जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें नेचर कैसा था? कनेक्शन ऑफ रिस्क विथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप्ड इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी से एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ रिस्क का भी नाम लगने गया। मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आसान नहीं है, जिसे भी एंटरप्रेन्योर बनना है उसको रिस्क लेने की तैयारी रखनी होती है। Entrepreneur was a person who entered contractual agreement with government to provide service or to supply stipulated products। देखिए, जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, जो सरकार है देश की, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट साइन करता है। और अग्रीमेंट किसके बेस पर होती है कि कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है या फिर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है, इससे रिलेटेड वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर्विसेज अभी हमारे जमाने में देखा गया तो ओला है, उबर है, अर्बन क्लैब है, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है या प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, उसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट डिपेंडेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज फिक्स्ड एंड रिजल्टिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वाज एंटरप्रेन्योर्स। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था वो फिक्स था और जो भी प्रॉफिट हो रहा था, लॉसेस हो रहा था, उसके लिए जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस कर रहा है, वो जिम्मेदार ठहराया जाता था। मर्चेंट्स, फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन एंड अदर्स प्रोप्राइटर बाय सर्टेन प्राइस एंड सेल अनसर्टेन प्राइस, देयरफॉर ऑपरेटिंग एट अ रिस्क। मतलब जो भी हमारे किसान है, मर्चेंट्स है और बहुत सारे उसी कैटेगरी में जो भी आते हैं, तो वो क्या करते थे, ओके, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई भी फूड प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदते थे और उनको अलग जिस दाम में खरीद रहे हैं उससे ज्यादा दाम में वो बेचते थे। ठीक है। बहुत बार जो किसान होता है वो एजेंट की मदद से भी अपना धान्य बेच सकता है, और जो भी प्रॉफिट होता है, बड़े बड़े फार्मर्स ऐसा ही करते हैं, एजेंट हायर करते हैं और जो धान्य है वो बेचते हैं पब्लिक को, और जो भी प्रॉफिट होता है उसका जो भी परसेंटेज है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से थोड़ी बहुत अमाउंट एजेंट को भी मिल जाती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में एंटरप्रेन्योरशिप का नेचर कैसा था? पर्सन विथ अ कैपिटल वॉज डिफ्रेंशिएटेड बाय वन हु नीडेड कैपिटल। अभी दो तरीके के लोग हैं, ऐसे लोग जिनके पास पैसा है, कैपिटल है, और ऐसे लोग जिनको पैसों की जरूरत है। एंटरप्रेन्योर वॉज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल प्रोवाइडेड। जो एंटरप्रेन्योर था उसको पैसे की जरूरत है, और जो कैपिटल प्रोवाइडर है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा कैपिटल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज ऑकरिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये जब भी ट्रेंड आया कि जब भी किसी प्रोडक्ट को बेचना है या सर्विस देनी है पर्टिकुलर एरिया के लोगों को, तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज था। ठीक है, पूरे दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही थी। ओके, बहुत सारी कंपनियां उभर रही थी, बहुत सारे स्टार्टअप्स उभरना चालू हो गए थे, डेवलपमेंट तेजी से हो रही थी। ठीक है। मेनी इन्वेंशंस डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम वेर रिएक्शंस टू चेंजिंग वर्ल्ड। और इसी समय के दौरान बहुत सारे इन्वेंशंस बोलते हैं हम, ओके, तो वो डेवलप किए गए थे। ओके, और ऐसे जो इन्वेंशन डेवलप किए साइंटिस्ट ने, उन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। ओके, विटनी एंड एडिसन वे डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। ये दो साइंटिस्ट के नाम है, विटनी और एडिसन। इन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजीज का विकास किया, डेवलप किया, एंड वेर अनेबल टू फाइनेंस देयर इन्वेंशन। लेकिन वो जो भी इन्वेंशन करते थे उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो बोथ ऑफ देम वेर कैपिटल यूजर्स नॉट प्रोवाइडर्स। तो वो क्या थे? पैसे को यूज करने वाले थे, कैपिटल के यूजर्स थे, प्रोवाइडर्स नहीं थे। ठीक है, फाइन। अभी हम लाइट में पिक्चर देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे काम हम लाइट में करते हैं,
तो बल्ब का आविष्कार एडिसन जी ने किया था। ओके, उन्होंने जो ये भी इन्वेंशन किया है उसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ डेवलप हो गई, लाइफ बदल गई। तो ये सब जो था इन्वेंशन करने का पीरियड, वो पूरी दुनिया बदल रहा था और ये 18th सेंचुरी के वक्त चालू हुआ था। अभी 19th और 20th सेंचुरी देखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स वर नॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मैनेजर्स। अभी 19th और सेंचुरी में क्या हो गया कि एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर्स के बीच में ज्यादा फर्क नहीं था। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स एंटरप्राइज फॉर पर्सनल गेन। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें काम करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसकी प्लानिंग करता है। क्यों करता है? ताकि उसका फायदा हो। ही पेज अ प्राइस फॉर मटेरियल कंज्यूम्ड इन बिजनेस। उसके बिजनेस में जो भी मटेरियल कंज्यूम हो रहे हैं उसका पेमेंट एंटरप्रेन्योर करता है। ओके, जब वो पेमेंट कर रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि उसको रिटर्न्स ज्यादा मिले। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंटरप्राइज। जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी क्या होती है कि पूरा प्लान करना कि क्या एक्टिविटीज होने वाले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, और प्लानिंग के बाद उस एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना लोगों की मदद से, एंड एडमिनिस्ट्रिंग यानी डिसीजंस लेना इंपॉर्टेंट एंटरप्राइज के लिए। ये सब चीजें एंटरप्रेन्योर करता है। लॉस एंड गेन कैन ऑकर ड्यू टू अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस। अभी देखो, जो भी घटनाएं हमारी जिंदगी में या फिर जो भी इंसिडेंट्स घटते हैं इस वर्ल्ड में, बहुत बार हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बहुत बार उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है या फायदा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक पर्सन है, उसके जो भी एक्टिविटीज है, एक ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्टिविटीज नुकसानदायी है, लेकिन वही एक्टिविटी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दे सकती है। समझे? आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। ओके, तो जो सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। एंड्रयू कार्नेगी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस डेफिनेशन। एंड्रयू कार्नेगी एक एंटरप्रेन्योर थे। कार्नेगी invented nothing but adapted and developed new technology in creation of products to achieve economic vitality. जो कार्नेगी थे वो कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेक्नोलॉजीज डेवलप की है, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी अलग अलग इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स में अप्लाई करना, यानी टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया। ठीक है, मशीनें, प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया, मतलब उनकी इंडस्ट्री में। और उसकी वजह से क्या हुआ? इकोनॉमिक वाइटैलिटी, यानी इकोनॉमी का ग्राफ ऊपर चला गया। ओके, इकोनॉमी बढ़ने लगी ना। अब हमने 17th, 18th, 19th, 20th सेंचुरी में एंटरप्रेन्योरशिप का नेचर कैसा था देख लिया। आज के जमाने में एंटरप्रेन्योरशिप कैसा है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू विथ वैल्यू by devoting necessary time and effort. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप यानी ऐसी चीज को क्रिएट करना जिसका कोई मूल्य है। ओके, और जो भी हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, उसको समय देना पड़ता है, एफर्ट देना पड़ता है, मेहनत लगती है। ठीक है, accompanying financial, psychic and social risk and receiving resulting rewards of monetary and personal satisfaction and independence. अभी इसमें रिस्क भी काफी है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या रिस्क है? फाइनेंशियल रिस्क है। ओके, कि अभी सपोज कोई पैसा लगा रहा है लेकिन उसको उतने रिटर्न्स मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है, तो फाइनेंशियल रिस्क आ गई। बाद में साइकिक एंड सोशल रिस्क, अगर कोई बिजनेस लॉस में चला जाता है तो सोशल लाइफ पे भी असर पड़ता है, साइकिक पे भी, साइकोलॉजी पर भी असर पड़ता है। तो साइकिक रिस्क भी है, सोशल रिस्क भी है। रिसीविंग द रिजल्टिंग रिवॉर्ड्स ऑफ मॉनेटरी है, लेकिन अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट में चला जाता है तो रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल सकता है कि आई हैव डन समथिंग गुड फॉर सोसाइटी, आई एम कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, और उसी के साथ साथ हमको एक स्वातंत्र्य भी मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। ओके, हर एक का एक नजरिया है। रिस्क इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Okay, risk takes variety of forms and center around financial, psychological and social areas.
देखिए जो रिस्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, यानी जिसको एंटरप्रेन्योर बनना है उसको रिस्क लेना ही है। और रिस्क कौन से फॉर्म में आती है? फाइनेंशियल रिस्क होती है, साइकोलॉजिकल रिस्क होती है, सोशल एरियाज में रिस्क होती है। इसका मतलब क्या है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। So that's all about today's lecture. I hope you enjoyed this video. Thanks for watching and bye bye.